मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। कुछ दिन हुए इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार से एक मुलाकात की थी और उसकी कुछ खबरें बाहर आई थी। अच्छा, उसके ऊपर मैं ये देख रही थी कि सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट और टीवी एंकर रऊफ़ क्लासरा, जो कि एक बड़े ज़बरदस्त राइटर भी हैं और उन्होंने काफ़ी जो क्लासिक्स हैं उनकी ट्रांसलेशंस भी की हुई हैं, जैसे कि गॉड फादर और इस तरह की। तो रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक आर्टिकल लिखा, एक कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो जो साकिब निसार, जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान के बीच जो बातचीत हुई वो क्या हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने फिर अपनी इमरान खान से एक मुलाकात का जिक्र भी किया। तो ये करते हुए, ये बात करते हुए मैं ये आपके सामने रखूँगी कि उन्होंने क्या बड़ी अहम बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। ये मैं आपको बताऊँगी कि क्या बातचीत हुई और इमरान खान किस इस वक्त मोड़ पर हैं, और उन्होंने जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उनको क्या कहा था जब ये सब कुछ हो रहा था, जो 9 अप्रैल की रात को हुआ है, वो क्या सोच रहे थे उस वक्त। और इसी दौरान मेरा अपना भी एक जो जस्टिस साकिब निसार से एक इंटरेक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बड़ा अहम है इस हवाले से। देखिए, ये जो बातचीत है इसके हवाले से जब मेरा आर्टिकल पे इसलिए नज़र पड़ी और मैं पढ़ी थी, तो स्टार्ट जब मैंने किया तो मैंने कहा कि ये अच्छा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और हमने कुछ दिन पहले इसी किस्म के मौजू पर एक बात की थी कि जो हिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं कि जब कुछ शख्सियात बहुत ताकतवर हो जाती हैं, बहुत पावरफुल हो जाती हैं, तो फिर उनकी जो सर्कल एक ऐसा बन जाता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते और उनको जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो नहीं पता चल पाती। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, आप किताबें पढ़ते हैं कि दुनिया में कौन कौन से बादशाह और शहज़ादे, शहज़ादियाँ, किंग, ये सब जो हैं ये किस तरीके से मार खाते रहे और वो जो सोच रहे थे वो कुछ और होता था और उनको बताया कुछ और जा रहा होता था। तो वही यूट्यूब ब्रूटस वाला मामला आ जाता है, पता नहीं होता, उसके बाद पता कुछ और चलता है और फिर अपने ही देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो अक्सर इस तरह की शख्सियात, जो पावरफुल शख्सियात होती हैं ना, ऐसी ताकतवर बन जाती हैं, वो अपने ही दोस्तों से मार भी खाती हैं और तीर भी खा लेती हैं। तो जो रऊफ़ क्लासरा साहब है वो अपने कॉलम में जो लिखते हैं उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगी। मैंने साकिब निसार साहब को खुद फ़ोन करने का फ़ैसला किया। मेरे अंदर का रिपोर्टर मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहा था कि पता तो करूं आखिर इस गैर मामूली मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया है। तो ये वही मुलाकात है जो इमरान खान और जस्टिस साकिब निसार की थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि इनको मैं फ़ोन करूं। साकिब निसार साहब की खूबी है कि फ़ोन उठाकर बात कर लेते हैं। जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी उनसे फ़ोन पर कभी कभार बात हो जाती थी। वो हमारा प्रोग्राम शायद कभी कभार देख लेते थे, लेकिन हमारा प्रोग्राम देखने का हमें ये नुकसान भी हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझे आमिर मतीन और मोहम्मद मालिक को एक प्रोग्राम पर नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट बुलाया और खूब रगड़ा लगाया कि हमें कैसे ज़रूरत हुई कि उनके एक केस पर तबसरा करें। खैर, रिटायरमेंट के बाद उनसे फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। अच्छा, जस्टिस साकिब निसार, जो मैंने आपसे कहा कि उनसे इंटरेक्शन का मेरा भी एक चांस हो चुका है, वो हुआ कुछ यूँ था और ये जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल सही की है। जस्टिस साकिब निसार बहुत ही एक दबंग किस्म के चीफ जस्टिस थे। तो बहुत सारी हम उनके ऊपर जो तनकीद वनकीद सब कुछ करते रहते हैं, सब चलता रहता है, लेकिन जो वो उनका एक दबंग अंदाज था वो अपनी जगह पर था कि वो फाइलें वगैरह उठा के फेंक देते थे। मिनिस्टर भी उनके सामने होता था तो उसको भी दबके लगा देते थे, तुम्हारी जरूरत कैसी, तुमने ये किया कैसे। एक क्योंकि केस उन दौरान चल रहा था मीडिया का, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जो उसमें होता ये है कि अक्सर औकात जो मीडिया चैनल्स हैं वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें वो दबा लेते हैं। कुछ इसी तरह के मामला चल रहे थे। इससे पहले जिस चैनल पर मैं थी वहाँ पर कुछ वो चैनल बंद होने के मामला थे और काफ़ी जो तनख्वाहें वो रुकी हुई थी और हमारी भी कुछ वाजिबात जो थे बड़े वो रुके हुए थे। अब हो सकता है वो तो उनके लिए, चैनल मालकान के लिए बड़े ना हो, लेकिन जाहिर है कि जर्नलिस्टों के लिए तो बड़े ही होते हैं ना। तो जनाब वो जो पेमेंट्स थी उसके लिए केस चल रहा था और काफ़ी जर्नलिस्टों ने केस किया और वहाँ पर पहुँच गए, उनका केस चल रहा था। अब हमने सोचा कि अब उनमें से हम यानी कि जी किसी के पास जाएं कि प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, वहाँ पर उनसे कुछ कहें, तरले मिन्नतें करें, रिक्वेस्ट करें। इसके बजाय बेहतर नहीं है कि सीधा बंदा खुद ही मुँह उठा के वहाँ पे पहुँच जाए। तो ऐसे ही हुआ कि इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर हम इसी तरीके से पहुँच गए। यानी ये कि वहाँ पर ये केस चल रहा था, लोग पहुँचे हुए थे, मैं वहाँ पर जाके चली गई, वो केस चल रहा था और जस्टिस साकिब निसार जो है उनकी हियरिंग थी इसी पर और वो जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, वो सारे लोग मीडिया के जो आए हुए थे उस केस के लिए। तो मैंने जाके कहा वहाँ पर कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपनी तरफ माइक करके। अच्छा, वो बड़े उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मुझे मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। तो वो ये चले अच्छी बात है कि उन्होंने मेरी बात सुन ली। मैंने कहा जनाब मैं भी आई हूँ इसी केस के सिलसिले में और मेरी भी कुछ पेंडिंग पेमेंट्स हैं, तो उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लें ताकि मुझे। तो उन्होंने कहा आपका नाम क्यों शामिल कर लें, आप अब तक कहाँ थी, आप इनके साथ क्यों नहीं। मैंने कहा देखिए मुझे ट्रस्ट था
अपने चैनल पे, और मैं ये चाहती थी कि वो खुद से ही दे दें और मुझे कोर्ट ना आना पड़े, क्योंकि बुरी बात है आपने किसी के साथ इतना अरसा काम किया हो, इतने अच्छे आपके ताल्लुकात रहे हो, जो भी हो, तो आप जिसके साथ काम करते हैं वो अच्छा नहीं लगता कि उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं कि जनाब ये मेरी सैलरीज नहीं दे रहा है या मेरा इतना जो अमाउंट है वो जमा हो चुका है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो क्या उन्होंने कहा, जस्टिस साकिब निसार साहब ने फरमाया आगे से, तो ठीक है फिर आपको ट्रस्ट था तो आप उनके पास जाएँ, आप ले लें, वैसे अब आप यहाँ पर क्या करने आ गई हैं। थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, हम चुप हो गए, जनाब अच्छा चलें ठीक है ओके। तो बड़ी ज़रा थोड़ा हुआ कि ये तो कामयाबी नहीं हुई, हमने तो ये सोचा था कि हर काम इसी तरह हम कर लेते हैं तो चलो ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके दौरान दोबारा से हेयरिंग जो है वो बातचीत होती रही, वो कहते रहे जी ये लोग हैं, सारा प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इसी दौरान कुछ लोग आए, कुछ लड़के आए, जिसमें ला के उनको ये कहा गया कि ये वो शायद वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे और फॉरेनर्स थे, कि जनाब ये फॉरेनर्स हैं और इनके जो हैं पेंडिंग इनके भी हैं, तो ये इस केस में शामिल नहीं हो सके, तो ये नाम है इनके, आप इनको भी शामिल कर लें। और जस्टिस साकिब निसार ने यूं करके उनका नाम शामिल कर लिया सबको। मेरा तो पारा जो है वो आसमानों पर। मैंने कहा ये कैसे कर लिया इन्होंने, अभी तो इन्होंने मुझे इनकार किया। मैंने वहाँ पे कहा, उसी वक्त आगे होगी, मैंने कहा मैं अब इनसे ज़रा बात करती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये मेरे कैसे नहीं करवाते। मैंने कहा मैं आने आपसे बात करनी है, आप रोकें इसको प्रोसीड, आप मेरी बात सुने। मैंने माइक अपनी तरफ करके ऑन कर लिया। मैंने कहा जनाब आपने अभी मुझे ये कहा कि मेरा इसलिए नहीं हो सकता कि मैं पहले नहीं आई, तो मैं पहले कहाँ थी, और आपने इन 6-7 लोगों के नाम शामिल कर लिए, तो आप इनका नाम कैसे शामिल कर सकते हैं? आप इनका नाम भी निकालिए, या आप इनका नाम निकालेंगे या आप मेरा नाम शामिल करेंगे। अब वो मुझे देखने लग पड़े और चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम दोबारा से वो करने लग पड़े। मैंने कहा नहीं, ये तो उन्होंने फिर बात नहीं सुनी। फिर मैंने दोबारा रिपीट किया, मैंने कहा अच्छा वो मैं आपको ये बताऊं कि चीफ जस्टिस जब बैठा हो वहाँ पे और हेयरिंग हो रही हो, तो आप ये ना समझे कि वो इतना आसानी से जो है वो तो सबको बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि झिड़क दिया करते थे, बहुत डांटे पड़ती थी खूब, बहुत ज़्यादा। मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा इस बात पर, हालांकि मैंने उन्हें रोक के कहा। मैंने फिर दोबारा इंटरप्ट किया, मैंने कहा आप मेरा नाम भी करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करी हूँ प्लीज़, आपने उनके किए हैं, या तो उनके निकालें या आप मेरा नाम भी शामिल करें। उन्होंने मेरी तरफ यूँ करके देखा और कहते हैं चलें जी इनका नाम भी शामिल कर लें, दें जी अपना नाम, सारे डिटेल्स दें, आप इनको कर लेते हैं शामिल। ये मैंने कहा चलें, ये पढ़ते हुए मुझे याद आ गया कि ये वाला हमारे साथ भी एक वाक़या हो चुका है। फिर उसके दौरान भी हियरिंग्स होती रही, उनको हम देखते रहे सारी, बड़ा वो एक एक्सपीरियंस रहा कि कैसे कोर्ट रिपोर्टर तो खैर रोज़ ही देखते हैं ना, लेकिन क्योंकि मैं तो कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, मुझे तो रिपोर्टिंग एज सच नहीं है तजुर्बा। मैं हमेशा से, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तभी टीवी स्क्रीन पे ऑन एयर ही आई थी प्रोग्राम में, एज प्रोग्राम एंकर के तौर पर, तो मुझे एज सच रिपोर्टिंग का तजुर्बा नहीं। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि ये आपको बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त होती है ये चीज़ कि आप रिपोर्टिंग करके वो तजुर्बा हासिल करें। लेकिन उसके बाद करियर के दौरान कई दफ़ा रिपोर्टिंग की है थोड़ी बहुत। अच्छा जी, तो अब आते हैं इस तरफ दोबारा, ज़्यादा मैंने बातें आपको बता दी कुछ। तो उन्होंने कहा रऊफ़ क्लासरा साहब ने, जो उन्होंने उनको फ़ोन करना था, खैर रिटायरमेंट के बाद उनसे फ़ोन पर बातचीत होती रहती है, वो खुली डुली बात करते हैं और पूरी बात करते हैं। मैंने फ़ोन पर पूछा सर जी आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई? मेरा ख्याल था शायद वो ना बताएं, लेकिन वोटर के तौर पर रिस्क लिया। उन्होंने 2-3 बातें ऑफ द रिकॉर्ड कहकर बाकी पूरी तफसील ऑन रिकॉर्ड बता दी। बताने लगे कि खान साहब को एहसास है कि उनके कानूनी आइनी मुशीरों ने उन्हें दुरुस्त मशवरे नहीं दिए, ख़ुसूसन उन्हें जो राय स्पीकर की रूलिंग पर दी गई थी वो दुरुस्त नहीं थी, जिससे ये सारा बहरान पैदा हुआ। अब इमरान खान चाहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस यानी जस्टिस साकिब निसार उन्हें कोई लीगल टीम बताएं, कुछ वकीलों के नाम बताएं, बाकी बातें क्या हुई उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ने बताई कि वज़ीर आज़म को एहसास है कि उन्हें एडवाइज़र्स ने मरवा दिया। मुझे ये सुनकर 2-3 बातें याद आईं। अब क्लासरा साहब आगे लिख रहे हैं, मुझे गॉड फादर की वो सतरें याद आ गईं, अपने दुश्मन से नफ़रत ना करो वरना तुम उसे सही तौर पर जज नहीं कर पाओगे और मारे जाओगे। दुश्मन को भी न्यूट्रल आंख से देखना चाहिए ताकि वो आप उसको दुरुस्त पढ़ सकें। दूसरी बात जो मुझे याद आई वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी और आमिर मतीन की वज़ीर आज़म हाउस से उनकी रुखसती यानी उनके जाने से पहले 2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई, जिसमें आमिर मतीन उनसे ये पूछ रहे थे कि वो कल नेशनल असम्बली के इजलास में ऐसा कौन सा कार्ड खेलें, तुर्क का पत्ता फेंकने जा रहे हैं जिससे पूरी अपोजिशन भाग जाएगी। अब आपको याद होगा इमरान खान बार बार वो जो नो कॉन्फिडेंस वोट 9 अप्रैल को जो हुआ है सारा, उससे पहले वो ये कह रहे थे कि ये तो इनको पता नहीं है मेरे पास क्या कार्ड है, मैं तो इनको उड़ा के रख दूंगा, मैं जीतूंगा। वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा वो था। सब सोच रहे थे कौन सा कार्ड है, पता क्यों नहीं चल रहा। वो पता ये चला कि वो वाला गैर कानूनी गैर आइनी कार्ड था कि उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन ही उड़ा देना था। तो
अब वहीं पर वापस आते हैं कि वो और आमिर मतीन बैठे हुए हैं, रऊफ़ क्लासर और आमिर मतीन उनके पास, इमरान खान के पास, और वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा कार्ड है आपका। तो उन्होंने कहा कि आमिर मतीन का ये सवाल सुनकर काफ़ी देर तक खान साहब मुस्कुराते रहे, चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनके किसी एडवाइज़र ने ऐसा मशवरा दिया था कि कल अपोजिशन का नामो निशान तक नहीं रहेगा। आमिर मतीन ने फिर पूछा तो साफ लग रहा था कि खान साहब इस मशवरे को जहन में रखकर एंजॉय कर रहे हैं। आमिर मतीन को कहा बस देखते जाओ। उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि बस देखते जाओ मैं इनके साथ क्या करता हूँ, मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है जो इन सब को उड़ा कर रख देगा। और यकीनन ये वही मशवरा था कि स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए पूरी अपोजिशन को मुल्क दुश्मन करार देकर नो कॉन्फिडेंस वोट को रिजेक्ट करके इमरान खान फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़कर वज़ीर आज़म के तौर पर काम जारी रखेंगे। और जब तक निगरान हुकूमत नहीं बनती, निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी जल्दी कोई फ़ाइनल नहीं होगा, लिहाजा एक आध महीना और निकल जाएगा और यूँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का कोई चांस नहीं रहेगा और हुकूमत इलेक्शन करा के जीत के वापस आ जाएगी। और इमरान खान को ये मशवरा बहुत पसंद आया था। अब आप ये बताइए, अब आप ये सोचिए, ये जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को ये मशवरे दिए गए थे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन 9 अप्रैल को उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो उनको ये मशवरे दिए गए कि हम यूँ करेंगे कि आप परेशान होने की बात ही नहीं, हमारे पास एक जो कार्ड है हमारे हाथ में, जो इनमें से कोई जानता ही नहीं है, ना इनको पता चल सकता है, हम पूरे जितनी भी अपोजिशन है उसको गद्दार करार देंगे कि क्योंकि ये अमेरिका की ये एक साजिश हो रही है, तो हम तो ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट है इसको मानते ही नहीं, हम ये होने नहीं देंगे, तो हम रूलिंग को ही रिजेक्ट कर देंगे और उसी वक्त ख़त्म करेंगे और उठ जाएंगे। उसके बाद आप आराम से देख दाख कर सहूलत के साथ जो है आप इलेक्शन का अनाउंस कर दीजिएगा, फिर असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व होंगी। उसके बाद आप जानते ही हैं कि 1-2 महीने लगेंगे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे और आपके पास उस वक्त बड़ा टाइम होगा, दोबारा से आप सब कुछ करके आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में ही गेम रहेगी। और इमरान खान ने इसके ऊपर एतबार कर लिया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ने दी। तो एडवाइज़र्स इतने एक्सपीरियंस, यानी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन, आज़म खान, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो, और इसी तरीके से और भी जो लोग हैं, मतलब ये मुझे नहीं पता अक्लमंदी की बात, मुझे नहीं पता कितने अक्लमंद हैं कितने नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड तो हैं। तो उन्होंने जानबूझ के उनको मरवाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसी बातें की होंगी। ये क्या वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन उड़ा दें, कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर देख लिया उन्होंने, फिर ये जो कहते हैं अदालतें क्यों खुली, तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात सही कही है, अदालतें इसलिए खुली क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई थी। तो अगर इसी तरह होने दिया जाता, जैसा इमरान खान सोच रहे थे कि वो अगले 6 महीने तक इसको लटकाए रखते और कॉन्स्टिट्यूशन 6 महीने तक लटका रहता, तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। और वो यही चाह रहे थे कि कोर्ट्स यही करें कि कोई एक्शन ना लें। तो देखिए, ये फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह किया गया एक सिविलियन की तरफ से। एक तो ये, दूसरी बात ये कि नो कॉन्फिडेंस वोट आया इमरान खान के ख़िलाफ़, एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। हमेशा उनको उतारा जाता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। और यही वजह है कि मैं अभी भी ये कहती हूँ कि अगर इमरान खान कॉन्स्टिट्यूशन ना तोड़ दे तो आज भी हम उनके साथ खड़े होते, अगर वो कोई भी लीगल तरीके से काम कर रहे होते कि ठीक है उनका हक है, या अगर कू करने की कोशिश की जाती और उनको उस तरीके से उतारने की कोशिश की जाती तो हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े होते, उनसे आगे चल रहे होते कि देखिए इनके साथ गलत हुआ, क्यों हुआ, इनको उतारा गया, गलत हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ, उन्होंने ज़्यादती की। मैंने ये बता दिया कि इमरान खान जब एक रूलर होता है तो इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, जो सियासी हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें इमरान खान जिस पोजीशन पर हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि आज उनको अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, उनको गिरफ्तारी का ख़तरा है, शेख रशीद को जान का ख़तरा पड़ गया, उनके खिलाफ तौहीन मज़हब के वो इन चंद दिनों के अंदर जो कुछ वो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, उस सब की बिना पर है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन ना तोड़ते तो ये सब कुछ जो आज तक उनके, अब वो जिस गढ़े के किनारे खड़े हैं, ऐसा ना होता। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात।